चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेटल फॉर्मिंग का ही है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा शीट मेटल ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये शीट मेटल ऑपरेशंस की यदि मैं बात करूं तो शीट मेटल ऑपरेशंस आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी शीट्स हैं, ठीक है, प्लेट और शीट की यदि मैं बात करूं तो जिसका थिकनेस यदि 10 mm के अराउंड है, इससे कम, ठीक है, तो हम उसको शीट बोलेंगे। ठीक है, मतलब या आप ये बोल सकते हो कि इससे ज्यादा वाली थिकनेस को आप क्या बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेट। ठीक है, तो शीट या प्लेट के डिफरेंस से ज्यादा लेना देना नहीं है, बस ये समझे हम कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो शीट मेटल ऑपरेशंस में हमको पढ़ना है पहले पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीप ड्राइंग को, और डीप ड्राइंग को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग को। ठीक है, और बेंडिंग में ही आपका बेंड अलाउंसेस भी आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पंचिंग की बात। तो पंचिंग क्या होता है? पंचिंग की यदि हम बात करें और ब्लैंकिंग की बात करें तो दोनों जो ऑपरेशन है वो सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि लेट्स से ये कोई आपका एक डाई है, ठीक है, इस डाई के ऊपर आपने क्या कर दिया, आपका एक शीट रख दिया। ठीक है, अब इस शीट पर आप क्या कर रहे हो, ऊपर से कोई पंच लिया, ठीक है, और इस पंच से आपने इसमें क्या कर दिया, होल बना दिया। ठीक है, अब तो जब ये होल बनेगा, इट मींस यदि मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो आप कुछ इस तरह का व्यू आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये क्या हो गया इस शीट में, ये यदि पूरी मेरी शीट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें होल जनरेट हो गया। Are you getting this? तो ये जो होल बना है, दैट होल इज ये वाला, ठीक है, दैट होल इज आइदर वी कैन से पंचिंग और ब्लैंकिंग। अब कब हम इसको पंचिंग बोलेंगे और कब इसको ब्लैंकिंग बोलेंगे? यदि मैं बोलता हूँ कि जो मैंने ये होल बनाया है, तो जो पंच आउट मटेरियल जो है वो मेरे लिए क्या है, वेस्ट है। ठीक है, यदि मैं एक से ही पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, कि जो मैंने होल बनाया उसमें जो मटेरियल निकला वो मेरे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो मेरा जो आउटपुट है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, ये शीट हो गई। कौन सी, ये होल्ड वाली शीट हो गई। ठीक है, देन वी कैन से इट इज माय पंचिंग। अब यदि मैं वो जो ब्लैंक या जो निकला मटेरियल है वो मेरे लिए यदि यूजफुल है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, ब्लैंकिंग। ठीक है, तो आप सीधा ये याद रखें कि व्हेन पंच आउट मटेरियल इज वेस्ट, आई मीन टू से कि जो आपकी शीट है उसमें जो होल हुआ है वो आपके लिए यूजफुल है, तो देन आप उसको क्या बोलोगे, नोन एज पंचिंग। ठीक है, और यदि हम पंच आउट मटेरियल जो है, दैट पंच आउट मटेरियल इज यूजफुल फॉर अस, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लैंकिंग। ठीक है, एंड वी देन नोन एज ब्लैंकिंग। आर गेटिंग दिस? तो ये होगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि भाई जो भी हमने अभी समझा था कि मैं एक डाई लिया, उस डाई के ऊपर क्या रखा, शीट रखा और उसको पंच कर दिया। ठीक है, तो कब, कौन से केस में पंच जो है वो, पंचिंग के केस की यदि हम बात करें, पहले इसका जो डायग्राम है उस डायग्राम को यदि हम ड्रॉ करें उसको समझिए। तो क्या बोलता है ये, फर्स्ट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। अपने मान लो कि आपका डाई था, ठीक है, और जब ये मटेरियल मतलब ये शीट जो था, ठीक है, तो ये जो आपने इस तरफ और इस तरफ ये क्लियरेंस दिया है किसने, इस डाई में, ठीक है, देन वी कैन से दिस इज माय पंचिंग। ठीक है, अब इसी को मैं यदि उल्टी तरीके से समझूं, उल्टी तरीके से समझने का मतलब है कि आप जो क्लियरेंस है,
क्लियरेंस किस किस के बीच में, ये आपका क्लियरेंस आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली ये मेरा पंच हो गया एज यूजुअल। तो मैंने क्लियरेंस किसमें दिया, डाई में, ठीक है। तो वो किस केस में हम देते हैं, पंचिंग में, ठीक है। और यदि हम बोले कि यदि मैंने जो क्लियरेंस है वो दे दिया किसमें, पंच में, ठीक है। तो ये मेरा पंच हो गया, ठीक है। और एक्चुअल में डायामीटर तो मुझे या रेडियस मुझे ये चाहिए, पर ये कुछ इस तरफ और इस तरफ मैंने क्या किया, कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया इसमें, पंच में। देन वी कैन से दिस इज माय ब्लिंकिंग, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और कई बार यहाँ से ही बहुत बार सारा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मतलब यदि सीधी बात करें तो हम पंचिंग में क्लियरेंस किस में देंगे, डाई में, और ब्लिंकिंग में क्लियरेंस किस में देंगे हम, पंच में, ठीक है। तो सीधा सा एग्जांपल समझ में आया होगा कि पंचिंग में किसमें क्लियरेंस देंगे हम, डाई में, और ब्लिंकिंग में हम क्लियरेंस देंगे पंच में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी में अब एक चीज और समझने की है, यदि आप इसको, जब मैं इसके फॉर्मूले की बात करूंगा तो आप ये बोलेंगे पंचिंग मतलब प्लस, ठीक है। पंचिंग में आप क्या कर रहे हैं, जो भी डायामीटर होगा उस डायामीटर में आप क्या, आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब वो क्या प्लस करना होगा, उसके डायामीटर के हम फॉर्मूले पर जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका साइज है, ठीक है, साइज कितना कट करना है आपको, लेट्स से कि ये डायामीटर डी कट करना है, पर ब्लैंक में सी क्लियरेंस इधर दिया, सी क्लियरेंस आपने इधर दिया, तो फाइनली जो उसका डायामीटर होगा डाई का, दैट इज बी प्लस 2c। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन यदि मैं ब्लैंकिंग की बात करूं तो ब्लैंकिंग में आपको डायामीटर कितना कट करना था, डी, ठीक है। लेकिन कायदे से ये डायामीटर डी आपको कट करना था, लेकिन आपने उसको क्या किया, कुछ स्मॉल बनाया है, मतलब ये सी इधर से कम हो गया और ये सी इधर से कम हो गया। इट मींस जो पंच का साइज होगा दैट इज डायामीटर में से 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस क्या कर देंगे हम, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंचिंग, पंचिंग में आपने क्या किया, प्लस, और ये हो गया ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग में आपने क्या किया, ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये जो d प्लस 2c है, इट इज द साइज ऑफ डाई, और ये d माइनस 2c है, दिस इज द साइज ऑफ पंच, ठीक है। चलिए नाउ वी कम्स टू द फार्मूला व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स। चलिए क्या है वो समझते हैं। तो यदि मैं सबसे पहले बात करें पंचिंग ऑपरेशन की, तो पंचिंग में हमने बोला कि जो मेरा पंच है, ठीक है, पंचिंग में पंच इक्वल टू क्या है, साइज ऑफ होल, ठीक है, वो तो साइज ऑफ होल के बराबर होता है। लेकिन जो डाई का साइज है, अभी हमने देखा कि डाई का साइज क्या हो जाता है, प्लस। तो जो भी, या तो साइज ऑफ होल बोलो या पंच का साइज बोलो, बात एक ही है। तो मैं इसको लिखता हूँ साइज ऑफ होल प्लस 2 इंटू जो भी क्लियरेंस है, तो क्लियरेंस में यहाँ पर रेडियल क्लियरेंस दिया होगा, मे बी यदि क्वेश्चन में आपको डायामीटर क्लियरेंस दिया हो तो ऑब्वियस है, पता है आप लोगों की डायमीटर क्लियरेंस क्या हो जाएगा इसका, डबल, मतलब ये 2 वहां पर नहीं होगा। अब यदि मैं इसी में ब्लैंकिंग की बात करूं तो ब्लैंकिंग के केस में क्या हो जाएगा, ब्लैंकिंग इक्वल टू डाई इक्वल टू साइज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि ब्लैंकिंग बी डी, बी डी, ठीक है। तो ये ब्लैंकिंग की बात करें तो डाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ प्रोडक्ट। और यदि मैं पंच की बात करूं तो पंच का साइज हमने क्या किया था, कम किया था, मींस क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द प्रोडक्ट बोलो या डाई साइज बोलो, बात एक ही है। तो साइज ऑफ प्रोडक्ट बोलो माइनस 2 इंटू रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि वो आपको कुछ और अलाउंसेस भी दे दे, तो वो अलाउंसेस को भी यहाँ पर हो सकता है आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़े, ठीक है, मे बी।
बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन में पूछेगा वैसे तो, पर जो भी गिवन होगा तो परसेंटेज ऑफ अलाउंसेस कुछ गिवन होंगे, परसेंटेज ऑफ अलाउंसेस को भी हमको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अब यदि हम कुछ पंचिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, ठीक है। तो वो फोर्स कितना लगेगा पंचिंग या ब्लैंकिंग के लिए, ठीक है, वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट फार्मूला इज कॉल्ड एफ मैक्सिमम इक्वल टू, मतलब maximum force required for this punching and blanking operation, that is at maximum equal to L into T into tau। अच्छा, ये L का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। L is refers for length of cutting, ठीक है, मतलब L क्या बता रहा है आपका, लेंथ ऑफ कटिंग। अच्छा, लेंथ ऑफ कटिंग का मतलब क्या, तो आप ये समझो कि जैसे यदि मैंने बोला कि कोई मेरा सर्कुलर पीस है, मतलब सर्कुलर डायमीटर मुझे कट करना है, तो उस केस में फॉर सर्कुलर प्लेट तो ये क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा मेरे लिए, पाई इंटू डी हो जाएगा। इफ माय शेप इज समथिंग डिफरेंट, मतलब यदि या तो ट्रायंगुलर हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो मैं रेक्टेंगुलर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो केवल उसका जो पेरीमीटर है उसकी बात कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, मतलब ये हो गया एक साइड का लेंथ, ये दूसरी साइड का लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से आप लेंथ का जो फॉर्मूला है उस लेंथ के फॉर्मूले को आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्लियर है। अब जो लेंथ का फॉर्मूला है वो भी आपको समझ में आया, तो ये टी क्या है, टी रेफर्स फॉर थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है, वो कितनी गिवन है, ठीक है, तो वो थिकनेस हो गया आपका। प्लेट ना बोलते हो आप इसको थिकनेस ऑफ शीट बोलना चाहिए, क्योंकि हम शीट मेटल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। फिर जो टाउ है, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बस ये याद रखिए कि हम हमेशा शेयर स्ट्रेंथ लेते हैं। अच्छा, शेयर स्ट्रेंथ क्यों ले रहे हैं, शेयर स्ट्रेंथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सीट और जो पंच है उन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो ऑपरेशन को जो ओवरकम करने वाली स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ कौन सी है, शेयर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हम हमेशा शेयर स्ट्रेंथ या कुछ केसेस में शेयर स्ट्रेस भी बोल सकता है, ठीक है, तो केवल उसको ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो इसके डायमेंशन है, यदि ये थिकनेस mm में गिवन है, डायमीटर और या लेंथ या साइड mm में गिवन है, तो हम इसको मेगा पास्कल में पुट करेंगे, क्लियर है। तो यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि भाई इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स इनटू पंच ट्रेवल, ठीक है। तो पंच आइडियल एनर्जी इज यूज्ड फॉर द पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, आप इसको E से डिनोट कर सकते हैं चाहे तो, दैट इज इक्वल टू फोर्स या मैक्सिमम फोर्स बोलना चाहिए, तो F मैक्सिमम या मैक्सिमम फोर्स इनटू पंच ट्रेवल, ठीक है, तो पंच कितना ट्रेवल किया वो बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सीधा भी बोल सकते हैं F मैक्सिमम इनटू P इनटू T, ठीक है। तो P यहाँ पर आपका पेरीमीटर हो जाएगा और T जो है वो आपका थिकनेस ऑफ शीट हो जाएगा, क्लियर है। अब कुछ केसेस होते हैं जहां पर आपको शेयरिंग ऑपरेशन या शेयर भी गिवन होता है, ठीक है। अच्छा, शेयर का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो उसको समझने के लिए लेट्स से कि मैंने आपको क्या किया कि एक शीट लिया और जो मेरा पंच है उस पंच का जो शेप है इट इज नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है, इट इज इन वेरिंग इन शेप, मतलब इस तरह का कुछ ट्रेपेजॉइडल शेप है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा, केवल बेनिफिट जो फोर्स लगना है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, जो उसमें फोर्स लग रहा है वो तो सेम होगा, लेकिन जो चेंज है, ठीक है, उसमें जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है या उसमें इजीली वो एकदम से उस पर जो इम्पैक्ट लोड लग रहा है वो इम्पैक्ट लोड ना लग के जो लोड का ड्यूरेशन का जो टाइम है वो ड्यूरेशन का जो टाइम हो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस केवल हमको जो मैक्सिमम है दैट F मैक्सिमम इज सेम, ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। बस जो चेंज आता है कि जो फोर्स लग रहा है उसका जो टाइम
का स्पान है वो टाइम का स्पान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज यूजफुल और दिस इज बेनिफिशियल फॉर आवर पंच। ठीक है, मतलब पंच के लिए बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि एक ही पंच को बहुत सारे होल क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, इन दैट केस इसका जो पंच का लाइफ है वो पंच का लाइफ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बहुत सारे केसेस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट फॉर्मूला इज फोर्स रिक्वायर्ड विद शियर। ठीक है, तो आप ये याद रखो कि जब भी आपको क्वेश्चन में शियर गिवन हो तब आप इस फॉर्मूले का केवल यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फोर्स रिक्वायर्ड विद शियर ऑन पंच। ठीक है, तो क्या होता है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम कौन सा आ जाएगा, वही अपना एल इंटू टी इंटू टाउ इंटू, अब यहाँ पर अगेन जो थिकनेस है एंड पेनिट्रेशन, टी इंटू टीई बाय एस। ठीक है, तो बस ये जो चेंज आ रहा है दैट चेंज इज दिस। ठीक है, अब वो पी टी इंटू पी क्या है, तो ये टी तो एज यूजुअल थिकनेस है, टीई रेफर्स फॉर पेनिट्रेशन या पंच, पेनिट्रेशन ऑन पंच एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो भी फ्रैक्शन गिवन होगा आपको कि इतना परसेंटेज में है। ठीक है, तो दैट इज पेनिट्रेशन ऑन पंच एज फ्रैक्शन। ठीक है, और टी तो एज यूजुअल आपका थिकनेस है और एस क्या हो जाएगा, शियर ऑन द पंच आर डाई। तो ये जो डिस्टेंस गिवन होगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड शियर। ठीक है, तो एस जो है वो क्या हो जाएगा आपका शियर ऑन पंच, या तो वो पंच में गिवन होगा या डाई में गिवन होगा, और वो किस में होगा, एमएम में गिवन होगा। क्लियर है, चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम इसका करते हैं। वो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है वैसे तो। ठीक है, जो हमने भी फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूले से विद इन अ सेकंड भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बस पर क्वेश्चन उसी तरह के बनते हैं, बस उस तरह का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एंड इट इज आल्सो आस्क्ड इन द इंडिकेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अ हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सर्कुलर ब्लैंक। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोलिक प्रेस है जो कि क्या कर रही है, सर्कुलर ब्लैंक बनाना है। ब्लैंक का मतलब ब्लैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना। आर यू गेटिंग दिस? तो यदि मुझे ब्लैंक बनाना है इट मींस मेरे लिए जो आउटपुट, जो सर्कुलर प्लेट मिली वो मेरे लिए आउटपुट हो गया। क्लियर है, तो सर पहले तो ये समझ लें कि मैंने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, ब्लैंकिंग। ठीक है, सर्कुलर ब्लैंक ऑफ 10 mm डायामीटर। तो 10 mm डायामीटर का मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर ब्लैंक चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम अ शीट ऑफ 2 mm थिकनेस, और उसका जो शीट का थिकनेस है दैट थिकनेस इज 2 mm। ठीक है, ये भी समझ में आता है अपने को। अब आगे बोल रहा है कि इफ टाउ मतलब शियर स्ट्रेंथ उसने गिवन है हमारे पास, शियर स्ट्रेंथ यदि मेरे पास गिवन है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ सर्कुलर ब्लैंक इज। ठीक है, तो हमको फोर्स कितना लगेगा सर्कुलर ब्लैंक बनाने के लिए। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ मैक्सिमम या एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू पाई इंटू डी। अभी पाई इंटू डी मतलब क्या आ गया मेरा, एल आ गया इंटू टी इंटू टाउ। पाई एज यूजुअल, डी डायमीटर कितना है 10 mm है, थिकनेस कितना है 2 mm है, टाउ कितना है 400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू कैन गेट द फॉर्मूला, मतलब यू कैन गेट द आंसर। दिस इज 25.12 किलो न्यूटन। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में न्यूटन में भी और कभी किलो न्यूटन में भी पूछता है। ठीक है, तो आप किलो न्यूटन में हमेशा यूनिट को लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करें। अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि आप ब्लैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप मुझे बताओ कि इसका डाई का साइज क्या होगा और जो उसका पंच का साइज है वो पंच का साइज क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। तो डाई का साइज क्या होता है, इन केस ऑफ द ब्लैंकिंग ऑपरेशन डाई साइज इक्वल्स टू बी रेफर्स टू डी। ठीक है, और पंचिंग में पी रेफर्स फॉर पी, मतलब पंचिंग और पंचिंग
और पंच, ठीक है। तो पंच का साइज पंचिंग में इक्वल होता है किसके, साइज ऑफ द प्रोडक्ट के, ठीक है। तो डाई का साइज किसके इक्वल हो जाएगा, साइज ऑफ प्रोडक्ट के। तो साइज ऑफ प्रोडक्ट कितने साइज का मुझे डाई बनाना है, सर्कुलर ब्लैंक बनाना है 10 mm का। तो दिस इज माय डाई साइज। पंच साइज की यदि मैं बात करूं, लेट्स से कि यहाँ पर आपको क्लियरेंस गिवन होता लेट्स से कि 0.2 mm, ठीक है, पर साइड या मे बी, ठीक है। तो आपको यदि रेडियल क्लियरेंस गिवन होता कि 0.2 mm का आपको रेडियल क्लियरेंस देना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है या तो साइज ऑफ द प्रोडक्ट लिखो या फिर डाई साइज लिखो, बात एक ही है। तो मैं इसको साइज ऑफ प्रोडक्ट लिखता हूँ, साइज ऑफ प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू रेडियल क्लियरेंस। अब साइज ऑफ प्रोडक्ट कितना है 10 mm, 2 इंटू रेडियल क्लियरेंस कितना है 0.2 mm, तो 0.4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 0.4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इट इज अराउंड 9.6 mm, ठीक है। तो ये मेरा पंच साइज हो गया और ये मेरा डाई साइज हो गया, क्लियर है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह का आपको नोटेशंस देके रखा है या क्या पूछा है। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं रिवर्स करूं, थोड़ा सा लिंकिंग को चेंज करके मैं लिखता हूं कि यहाँ पर मेरा क्या है, पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो पंचिंग ऑपरेशन में जो मेरा एफ मैक्सिमम है वो तो एज यूजुअल रहेगा, लेकिन जो चेंज हो जाएगा वो चेंज क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि पंचिंग में किसका साइज इक्वल होता है, पंच का। तो पंचिंग में पंच, ठीक है। तो पंचिंग में पंच मतलब पंच इक्वल टू साइज ऑफ प्रोडक्ट। तो साइज ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 10 mm। अब डाई साइज क्या हो जाएगा, डाई साइज विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर पंचिंग रिफर्स फॉर प्लस, ठीक है। तो डाई साइज या पंच साइज, तो साइज ऑफ प्रोडक्ट या डाई पंच साइज भी लिख सकते हो चाहो तो मैं वही लिखता हूँ, साइज ऑफ प्रोडक्ट प्लस 2 इंटू रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। साइज ऑफ प्रोडक्ट कितना है 10 प्लस 2 इंटू 0.2, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 10.4 mm, क्लियर है। ये हो गया मेरा डाई साइज और ये हो गया मेरा पंच साइज। केवल एक पॉइंट चेंज करने से पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो वैल्यू है कहाँ पर पंचिंग पंच साइज और डाई साइज में वो चेंज हो गया, क्लियर है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इससे कुछ ज्यादा अपने को एडवांस जाने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि इससे बहुत ज्यादा हाई-फाई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यदि आप कर लेंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ वी कम टू द डीप ड्राइंग। अब वो डीप ड्राइंग क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो डीप ड्राइंग का यदि मतलब समझे तो डीप का, जैसे हमने ड्राइंग का मतलब क्या समझा था कि उसको, अभी वायर ड्राइंग की बात की थी तो हम उसका क्या कर रहे थे, थिकनेस को रिड्यूस करते जा रहे थे डाई टू डाई, मतलब एक डाई से अगले डाई में जब जा रहा था तो वो कंटिन्यूअसली उसका थिकनेस क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। पर यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, सीट मेटल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो सीट मेटल ऑपरेशंस में सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आती है कि जो भी सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, दैट ऑपरेशंस मस्ट बी परफॉर्म ऑन द शीट्स, ठीक है। अब लेट्स से कि ये मेरा कोई डाई है, ठीक है, और इस डाई पर मैंने वो एक सीट को उठाकर इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया डाई एज यूजुअल, ये मेरा हो गया शीट जिसका थिकनेस, लेट अस अज्यूम दिस थिकनेस इज टी, ठीक है। अब इस शीट पर मैंने कोई एक पंच लिया और उस पंच से शीट पर इम्पैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इज कॉल्ड एफ, ठीक है। और ये मेरा पंच हो गया,
और इसके ऊपर दो ब्लैंक होल्डर भी लगे होते हैं। वो ब्लैंक होल्डर का क्या काम होगा? अब ये इस शीट को जो भी उसमें डिफेक्ट आते हैं ब्लैंकिंग में, वो डिफेक्ट ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें ब्लैंक होल्डर्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए ये दोनों ब्लैंक होल्डर। ठीक है, अब समझिए, जब मैंने शीट को नीचे की तरफ पुश किया तो क्या होगा? ऑब्वियस है कि ये शीट अंदर की तरफ दबेगी। देन वी गेट दिस। इस तरह का आपको एक कप शेप का कोई कंपोनेंट या प्रोडक्ट फाइनली आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी वायर डायमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और नोट करने की है कि ये सपोज करो कि ये मेरा डायमीटर डी है, जो कि मैंने सॉरी स्मॉल डी, जो कि मैंने कप का डायमीटर बोल रहा हूँ। कप का डायमीटर मतलब उसको ड्रॉ करने के बाद, उसको पुश करने के बाद जो कप बना उसका डायमीटर। कौन सा डायमीटर? इनसाइड डायमीटर। ठीक है, उसकी शीट की थिकनेस को मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर बोला कि जो इसकी हाइट है कप की, दैट हाइट ऑफ द कप, ये वहां से लेके यहाँ तक, दैट हाइट ऑफ द कप इज h। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर है मेरा डाई का डायमीटर, आर डी से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन डीप ड्राइंग ऑपरेशन फ्लैट थीन शीट, जिसको हम ब्लैंक बोल रहे हैं, आर फॉर्म इनटू कप शेप्ड कंपोनेंट। ठीक है, हमने कैसा कंपोनेंट बनाया? कप शेप्ड कंपोनेंट बनाया बाय प्रेसिंग द सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, केवल सेंट्रल पोर्शन को ही हमने नीचे की तरफ पुश किया है, of the sheet into die opening using a punch। ठीक है, तो ये अपना डाई ओपनिंग कहलाता है। तो दोनों डाई के बीच का जो स्पेस खुला हुआ है उसकी बात करें तो डाई ओपनिंग यूजिंग अ पंच टू ड्रॉ अ मेटल इनटू डिजायर्ड शेप। ठीक है, इनटू डाई ओपनिंग यूजिंग अ पंच टू ड्रॉ अ मेटल इनटू डिजायर्ड शेप। क्लियर है? अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि ये दोनों ही आपकी डाई है, ये आपका डायमीटर का डाई का रेडियस कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला इसमें फॉर्मूला जो आता है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो। ठीक है, अच्छा, इसको लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो को आप इन शॉर्ट LDR भी बोल सकते हो। इट इज द मैक्सिमम ब्लैंक डायमीटर। ब्लैंक मतलब क्या? जो शीट हमने ली थी उसके डायमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम ब्लैंक डायमीटर, जिसको चाहो तो आप D0 या DI से भी डिनोट कर सकते हो, टू द पंच डायमीटर, या कप का डायमीटर भी बोल सकते हो, पंच डायमीटर। ठीक है, और इसको हमने डिनोट किया था स्मॉल d से। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है कि लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो, मतलब लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो कि भाई इतना हम मैक्सिमम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, या इतनी डेप्थ का कोई, या इतनी लिमिट का हम कोई उसमें ड्राइंग, डीप ड्राइंग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है उसका रेशियो? दैट इज मैक्सिमम ब्लैंक डायमीटर टू द पंच डायमीटर। अब एक और चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछी है, दैट डायमीटर इज कॉल्ड ब्लैंक डायमीटर, और ब्लैंक डायमीटर को हम DB से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कौन सा? पंच का डायमीटर प्लस 4 इंटू डी इंटू एच। ठीक है, अब ये जो d है स्मॉल d, अभी जिसे मैंने बताया कि ये क्या है आपका पंच डायमीटर है, h क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द कप हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ कप हो जाएगा। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ब्लैंक का डायमीटर यदि आपको निकालना है तो सीधा सीधा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब मे बी यहाँ पर भी एक
फॉर्मूला और जुड़ता है। यदि मेरा जो डी है, ये वाला डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आर, ये आर कौन सा है, जो मैंने डाई का डायमीटर रेडियस लिया था उसकी बात कर रहे हैं। इससे यदि ज़्यादा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, और यदि इससे छोटा है, सॉरी, तो ये कंसिडर नहीं करते हैं। उससे बड़ा है यदि वो 20 आर से, तो उस केस में हम कंसिडर करते हैं, और उस केस में ये हो जाता है -0.05 आर। ठीक है, कौन सा आर, इसी का आर। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है, ये आर डी है। तो ये फॉर्मूला भी एक बार आया है केवल अभी तक एग्जाम में, पर आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि यहाँ से किस तरह का और क्वेश्चन बन सकता है। नाउ वी कम्स टू द ड्राइंग रेशियो, और कितना मुझे ड्राइंग फोर्स लगेगा उस पर बात करते हैं। फिर इसका एक क्वेश्चन देंगे, और मे बी इस क्वेश्चन से ही हमारे जो भी टॉपिक है या जो भी हमारा पार्ट है वो ड्राइंग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो समझते हैं कि हमारा जो ड्राइंग रेशियो है, सॉरी ड्राइंग स्ट्रेस है, वो ड्राइंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ड्राइंग स्ट्रेस इन केस ऑफ डीप ड्राइंग इज सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा वाई नेचुरल लॉग ऑफ डी आई बाय डी ओ का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि दैट इज एरिया के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ए आई बार ए ओ। ठीक है, तो जो डी वन है वो, सॉरी डी कौन सा डायमीटर हो जाएगा, ये आपका ब्लैंक का डायमीटर हो जाएगा, और ये आपका पंच डायमीटर हो जाएगा, डी बी बाई डी पी। ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए, डी बी बाई डी पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम, तो यहाँ पर सिग्मा वाई क्या है आपका, पता ही आपको, यील्ड स्ट्रेंथ होता है, तो दैट इज यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा वाई जो है वो आपका क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। आगे बात करें तो ड्राइंग फोर्स की बात करते हैं। तो ड्राइंग फोर्स, तो ड्राइंग फोर्स भी उसी तरह से निकलेगा जैसे हमने पहले निकाला था, दैट इज ड्राइंग स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ड्राइंग स्ट्रेस इनटू ड्रॉन एरिया होना चाहिए। जैसे ये एरिया पूरा तो नहीं लेंगे हम, कौन सा एरिया लेंगे, जितने की हमने ड्राइंग की है या डीप ड्राइंग की है, तो वो हो जाएगा मेरा द ड्राइंग फोर्स। मैं इसको एफ डी से डिनोट कर रहा हूँ, सिग्मा वाई। ठीक है, सब सिग्मा वाई ना लेके सिग्मा डी लेना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग स्ट्रेस की बात कर रहा था ना। सिग्मा डी इंटू पाई इंटू डी बी। डी बी कौन सा, ब्लैंक डायमीटर, जो हमने फॉर्मूले से निकाला था। क्या कौन सा फॉर्मूला, डी बी प्लस टू डी स्क्वायर प्लस 4 डी एच वाला, ये वाला फॉर्मूले से ये डी बी जो निकलेगा, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, देन इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ड्राइंग फोर्स। तो ये भी क्वेश्चन भी यहाँ से एक बार आया हुआ है, तो आप इनके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिएगा कि यदि क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कि कुछ डिफेक्ट्स की बात करें कि कितने टाइप के इसमें डिफेक्ट्स होते हैं ड्राइंग में। तो डिफेक्ट्स की यदि हम बात करें तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स जो कि डीप ड्राइंग में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफेक्ट्स इन डीप ड्राइंग, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिंकलिंग की। ठीक है, तो रिंकलिंग क्यों होता है ये इम्पोर्टेंट है, बस ये याद रखिए कि इसका जो रीजन है वो रीजन क्या होता है, किस वजह से होता है। इट इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट ब्लेंक होल्डर होल्स। ठीक है, इस वजह से होता है रिंकलिंग, या जैसे आप बोल सकते हैं सिल्वरटेज आ जाती है। ठीक है, वो तो एन insufficient blank holder force causes
causes wrinkle to develop on the fringe, to develop on the fringe। ठीक है, दूसरे डिफेक्ट की बात करते हैं हम, फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर फोर्स है तो उस केस में हम बात करते हैं कि वो क्या होता है, रिंकलिंग। अब मान लो आपने ज्यादा ही लगा दिया, तो ज्यादा लगाने से भी प्रॉब्लम होगा। ज्यादा लगाने से क्या प्रॉब्लम होगा, फर्दर टू मच ब्लैंक होल्ड प्रेशर। ठीक है, यदि आपने और उसको रिंकलिंग को अवॉइड करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाया तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ना तो ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। फर्दर टू मच ब्लैंक होल्डर या ब्लैंक होल्ड प्रेशर। ठीक है, इस वजह से ये होता है। आगे बात करें ईयरिंग। ईयरिंग का आप ऐसा समझ सकते हो कि इसमें कुछ रिंग्स के फॉर्म में बनता है, या उसमें एनिस्ट्रोपी या इनसफिशिएंट उसमें फ्लो ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, जहाँ होना चाहिए या फिर zigzag फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो while drawing a rolled stock, ears or lobes tends to occur because of anisotropy induced by rolling operation। ठीक है, तो जो रोलिंग ऑपरेशन के टाइम ही यदि उसमें कुछ इवॉल्व हो गया है तो जब हम उसका डीप ड्राइंग करते हैं तो वो उसमें कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। मतलब द थर्ड डिफेक्ट इज कॉल्ड ईयरिंग। ठीक है, द फोर्थ डिफेक्ट इज कॉल्ड मिसटाइप। तो ड्यू टू द मिसप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक, मतलब जहां होना चाहिए था स्टॉक को या ब्लैंक को, वहां पर हमने ना रख के थोड़ा सा आगे पीछे रख दिया। क्लियर है, तो ड्यू टू मिसटाइप सॉरी, किस वजह से होता है, ड्यू टू द मिसप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट इज ऑरेंज पिल। ठीक है, अब a surface roughing या encountered in the forming product from metal stock that coarse grain size, it is due to the uneven flow of large grains। ठीक है, तो यदि ऐसा सीधा समझ लो कि ऑरेंज पिल्स जो क्रिएट होती हैं तो किस वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द अनइवन फ्लो ऑफ लार्ज ग्रेन्स। ठीक है, तो ये सारे डिफेक्ट होते हैं किसमें, डीप ड्राइंग ऑपरेशन। क्लियर है, अब यदि हम बात करें बेंडिंग की, इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो बेंडिंग बड़ा ही छोटा टॉपिक है और इससे केवल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन वहां से बने हैं। तो बेंडिंग को समझते हैं पहले। तो बेंडिंग का मतलब आपको जिस नाम से समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया, शीट लिया और शीट को क्या कर दिया, बेंड कर दिया किसी पर्टिकुलर पोर्शन से या पर्टिकुलर रेडियस से। ठीक है, अब ये किस तरह का ऑपरेशन होता है, तो ऑब्वियस है कि बेंडिंग में आपने क्या दिया, शीट लिया और उसको मोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे पाइप बेंडिंग भी होता है, तो मैं यहाँ पर शीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज बेंडिंग एक क्या है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कोल्ड वर्किंग का मतलब क्या है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है इन्वॉल्विंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन विच टोटल सरफेस एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, केवल कोल्ड वर्किंग प्रोसेस तो है, लेकिन इन्वॉल्विंग किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से, ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर है, आफ्टर बेंडिंग व्हेन द लोड इज रिमूव, तो यदि हमने लोड को रिमूव कर दिया तो जितना भी उसको हमने दबाया है नीचे, ठीक है, मान लो ये शीट था, इस शीट को आपने पुश किया नीचे, तो ये वापस से क्या होता है, जैसे ही मैंने लोड रिमूव किया तो वापस से कुछ रिमूव होकर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द इलास्टिक रिकवरी, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्प्रिंग बैक। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आफ्टर बेंडिंग व्हेन द लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस, the extent of the bending,
ठीक है। तो जो उसका बेंडिंग है वो क्या होता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू दी इलास्टिक रिकवरी। और इस इलास्टिक रिकवरी के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग ब्रेक बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू दी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हम लेट्स से कि आपका कोई शीट था, आपने इसको क्या कर दिया? बैंड कर दिया। ठीक है, समझिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई इतने पोर्शन में इस तरह से आपने उसको बेंड किया, और भी आगे नहीं जा सकता। तो ये केवल कर्वेचर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये कर्वेचर ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी बेंडिंग के लिए। ठीक है। तो ये जो मान लो ये इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियस हो गया और इसका ये थिकनेस हो गया। और ये मेरा कोई शीट था जिसका प्लेट का थिकनेस था लेट्स से टी। ठीक है। अब यदि मैं इधर की बात करूँ तो इसका टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इसका टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बैक बोल सकते हैं। और ये जो आर है, ये आर मेरा कहलाता है बैंड रेडियस। ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं बैंड अलाउंस का यूज करता हूँ। तो द बैंड अलाउंस इज द लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस is the band and is used to determine the blank length for band part। ठीक है। मतलब हम इससे जिसका ब्लैंक का जो लेंथ है, ब्लैंक का लेंथ को यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई उसका जो भी ब्लैंक यूज कर रहे हैं वो ब्लैंक का लेंथ कितना होगा। लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कुछ था, यहाँ से यहाँ तक का कुछ लेंथ था। तो अब ये जो मैं बैंड अलाउंस लिखूंगा, इस बैंड अलाउंस इसमें क्या करना होगा? आपको प्लस करना होगा। तो ये डिस्टेंस हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। तो दैट बैंड अलाउंस इज एल बी से डिनोट कर सकते हो आप चाहो तो। मैं एल बी लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा? थीटा आर प्लस के टी। ठीक है, थीटा आर प्लस के टी। और थीटा जो है वो बैंड एंगल है, ये वाला एंगल। थीटा क्या है आपका? बैंड एंगल है, जो कि हम किस में लेते हैं? रेडियन में लेते हैं। ठीक है, तो रेडियन। और टी क्या है आपका? शीट थिकनेस। और आर क्या हो जाएगा आपका? बैंड रेडियस, बैंड रेडियस हो जाएगा। ठीक है। और जो के है, यदि मैं कोल्ड वर्किंग की बात कर रहा हूँ तो ये 0.5 होता है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कोल्ड कूलिंग के लिए तो थीटा, थीटा हम रेडियन में ले रहे हैं तो थीटा अपॉन 360 कायदे से लिखना चाहिए, क्योंकि मे बी क्वेश्चन में भी आप भूल गए तो बस ये याद रखिए कि थीटा हम रेडियन में लेते हैं। या तो क्वेश्चन में रेडियन में गिवन है तो फिर आपको 360 से डिवाइड नहीं करना है। लेकिन यदि रेडियन में गिवन नहीं, डिग्री में गिवन है, 3/360 करें, देन आर प्लस के टी। तो केवल क्या करना है आपको? सारी जो भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में उठा के पुट करना है। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक यहाँ पर हमारा पूरा मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी वेल्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग को। चलिए, तो इस लेक्चर को यही हम फिनिश कर रहे हैं।